गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कक्षा 10 विज्ञान। देखो विद्यार्थियों, हमारा जो पिछला चैप्टर था वो 12वां चैप्टर था विद्युत वाला। वो चैप्टर तो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। आज बात करेंगे देखो विद्यार्थियों 11वें चैप्टर की बात करेंगे। किस चैप्टर की बात करेंगे विद्यार्थियों? 11वें चैप्टर की बात करेंगे। देखो 11वां जो चैप्टर है आज वो शुरुआत करें इस चैप्टर की बात। तो मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। पाठ का नाम क्या है विद्यार्थियों? मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, है ना। पाठ का नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो मानव नेत्र के बारे में से अध्ययन करेंगे। जो आपका पिछला चैप्टर था उसकी बात हमने कर ली है। तो पिछला चैप्टर हमारा क्या था, विद्युत था। उसके 8 पार्ट बनाए हैं, उसमें आपने सभी बातें कर ली हैं, प्रश्न उत्तर वगैरह सभी करवा दिए गए हैं। तो आप इन सभी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आज स्टार्ट करेंगे 11वां पार्ट ना। तो शुरुआत करते हैं आज की। देखो क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे नेत्र की। किसकी बात करेंगे विद्यार्थियों? मानव नेत्र की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए मानव नेत्र। क्या डालेंगे आज? मानव नेत्र डालेंगे। देखो मानव नेत्र है वो क्या होता है, ठीक है। तो मानव नेत्र क्या होता है, देखो विद्यार्थियों ये एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। तो आप इसमें लिखते चलेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन चीज़ों के बारे में पहले मानव नेत्र के बारे में थोड़ा सा बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो लिखेंगे यह है एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है, ठीक है। तो ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण, मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। ये हमें क्या करता है, अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। तो ये बात लिख लें कि यह है हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। ठीक है। तो ये मानव नेत्र की बात है। आप देखो ये क्या होता है, इसकी 2 बातें और कर लें। ये बातें हमने लिख ली हैं। आगे देखो ये नेत्र गोलक में स्थित होते हैं। तो ये बात भी याद रखेंगे कि जो ये नेत्रक होते हैं, ये नेत्र गोलक में स्थित होते हैं। गोलक में स्थित होते हैं। तो यह नेत्र कहाँ स्थित होते हैं? गोलक में स्थित होते हैं। इसके बाद यह जो गोलक है, यह गोलक का व्यास, नेत्र गोलक का व्यास, सॉरी क्या लिखेंगे, नेत्र गोलक का व्यास, है ना। नेत्र गोलक का व्यास नेत्र गोलक का जो व्यास है वो लगभग कितना होता है, ये बात भी याद रखेंगे। तो इसका जो व्यास है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है विद्यार्थियों। तो ये मानव नेत्र की बात है। क्या होता है कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है
और ये हमें अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। ठीक है, हमारे अद्भुत संसार को देखने योग्य बनाता है। इसकी जानकारी वगैरह हम सब इन आँखों से ही तो देखते हैं। ठीक है, और ये नेत्र जो गोलक में स्थित होता है और जो गोलक होता है उसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर लगभग होता है। ठीक है, अब देखो ये आपको मानव नेत्र का चित्र दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये मानव नेत्र का चित्र बनाऊंगा मैं आपको। देखो कब बनाऊंगा, देखो एक मिनट आप इस चित्र को देखेंगे। ये इस प्रकार का, देखो आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा मानव नेत्र का चित्र। तो ये मानव नेत्र का चित्र होता है। इसके जो विभिन्न भाग दे रखे हैं, जैसे पुतली है, परितारिका है, श्वेत मंडल है, दृष्टि पटल है, ये सब क्या होते हैं, इन सभी की चर्चाएँ करेंगे। तो पहले आप हेडिंग डालो और फिर इसके बाद में आपको चित्र बनाना है। तो आप हेडिंग डालेंगे, देखो क्या हेडिंग डालनी है आपको मैं बता देता हूँ ना आपको। तो हेडिंग डालो मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। क्या डालेंगे, मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। ठीक है, क्या है भाई, मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। तो ये देखेंगे मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य देखेंगे ना। तो देखो भाई, सबसे पहले इनके कौन कौन से भाग होते हैं, इन सभी की चर्चाएं करेंगे। तो इससे पहले तो आपको चित्र बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा विद्यार्थियों, चित्र बनाना पड़ेगा। तो आप पहले जल्दी से इस चित्र को नोट कर लीजिए। क्या कर लेंगे, इस नोट को आप अध्ययन करेंगे, इस नोट का इस चित्र का अध्ययन करेंगे। तो ये चित्र आप बना लीजिए, ये साइड आपको निगाह आराम से दिखाई दे रही है। तो ये चित्र बना लें आप, है ना, ये चित्र आप बना लेंगे। तो चित्र में देखो ये सभी भाग दिखाना आपको इस प्रकार से। चित्र हो सके तो 3-4 रंग, जैसे आपके पास रंग के पेन हो ना, जैसे लाल का हुआ, नीली का हुआ, ब्लैक हुआ, है ना, और ये जो 4-5 रंग हैं, इन रंगों से आप क्या कर सकते हो, इस चित्र को आप बना सकते हो। क्या कर सकते हो, इस चित्र को बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 4-5 रंगों की सहायता से इस चित्र को बना लेंगे। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से दिखा देंगे भाई पुतली क्या है, परितारिका क्या है, इनको अच्छी तरह से देख पाएंगे हम, है ना। तो आप क्या करेंगे, इस चित्र को अच्छी तरह से बनाएंगे। इसके बाद इसके विभिन्न भागों की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो भाग है इसका, वो 1 नंबर पर आप लगाएंगे। इसका जो पहला भाग है वो लिखेंगे आप, उसकी चर्चा करेंगे हम। किसकी बात करेंगे, पहला जो भाग है वो है श्वेत मंडल। श्वेत मंडल जिसको बोला जाता है कॉर्निया भी बोला जाता है, कॉर्निया। ये क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे भाई। सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे, श्वेत मंडल या कॉर्निया। देखो चित्र के अंदर देखें विद्यार्थियों, चित्र के अंदर देखें आपको श्वेत मंडल ये दिखाई दे रहा है। ये आपका क्या है विद्यार्थियों, श्वेत मंडल है। इधर देखो ये जो तीर का निशान नीचे आ रहा है ना, तो ये नीचे वाला ये पूरा का पूरा ये श्वेत मंडल कहलाता है आपका। श्वेत मंडल या इसको कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। इसकी चर्चा करेंगे। तो इसकी चर्चा देखो चित्र के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, ये नेत्र के अग्रभाग का एक पारदर्शी झिल्ली होगा, अग्रभाग में है, और एक पारदर्शी झिल्ली होती है। क्या होती है, पारदर्शी झिल्ली होती है। और नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। तो ध्यान रखेंगे जो प्रकाश बाहर से प्रवेश करेगा तो इसके जो बाहरी पृष्ठ है इस पर क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा, किरणों का क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन आपको मैंने पढ़ाया था। अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह पर प्रत्यकारी पृष्ठ से अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो ये घटना अपवर्तन की कहलाती है। तो इसके बाहरी पृष्ठ पर प्रकाश की किरणों का क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपका क्या होता है, श्वेत मंडल होता है। तो इसकी चर्चा करेंगे। लिखो आप श्वेत मंडल के बारे में, लिखो यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। एक पारदर्शी झिल्ली है। ये नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में
प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कोनरिया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। तो ये श्वेत मंडल था। क्या था? श्वेत मंडल था भाई। श्वेत मंडल यानी कि उसको कहते हैं कोनरिया, कि ये नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। अग्रभाग पर क्या होती है? पारदर्शी झिल्ली होती है। और ये नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश के किरणों का अधिकांश है। जो नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है तो उसके अधिकांश किरणों का अपवर्तन कोनरिया के बाहरी पृष्ठ पर ही होता है। तो ये देखो पारदर्शी झिल्ली आपको दिखाई दे रही है। मैं टच कर रहा हूँ यहाँ से, ध्यान दें चित्र में। यहाँ से देखो ये जो पारदर्शी झिल्ली ये दिखाई दे रही है ना आपको, ये पारदर्शी झिल्ली इधर वाली, ये पारदर्शी झिल्ली यहाँ से प्रवेश करता है प्रकाश, तो इसकी जो बाहरी सतह है यहाँ पे क्या हो जाता है? इसका अपवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है विद्यार्थियों? अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका? क्या कहलाएगा विद्यार्थी? श्वेत मंडल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? श्वेत मंडल कहलाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद देखो आगे बात करेंगे। दूसरा जो इसका भाग है इसकी बात करेंगे। दूसरा जो भाग है वो है लेंस। किसकी बात करेंगे? लेंस की बात करेंगे। देखो लेंस क्या होता है? लेंस क्या होता है भाई? ये एक उत्तल लेंस होता है। जो हमारी आंख है ये उत्तल लेंस है जो हमारे प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है। प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है और एक रेशेदार जहविलित पदार्थ का बना होता है। और लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी हुई वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी समायोजित करता है। यानी कि जितनी फोकस दूरी करेगा उसको समायोजित कर लेगा। तो देखो क्या है लेंस, इधर चित्र में देखें ये क्या काम करता है। काम से देखो उत्तल लेंस है, प्रकाश को रेटिना पर अभिकृत करता है। तो रेटिना कहाँ पे आपका? रेटिना देखो कहाँ पे बनेगा? तो ये रेटिना नेत्रदृष्टि लेंस, ये आपका लेंस दिखाई दे रहा है। ये देखो आप, ये जो आपका लेंस है देखो क्रिस्टलीय लेंस ये आपका जा रहा है। ये जो लेंस है ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? रेटिना पर पहुंचाता है। कहाँ पे पहुंचाता है भाई? रेटिना पर पहुंचाता है। तो ये लेंस उत्तल लेंस होता है भाई। कौन सा लेंस होता है? ये उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे उत्तल लेंस के बारे में। तो ये जो लेंस होता है आंख वाला इसके बारे में लिखेंगे। लिखो आप इसके बारे में, लिखो यह एक उत्तल लेंस, यह एक उत्तल लेंस है। यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। यह एक रेशेदार जैलीवत यानी जालीवत है ना, जैलीवत पदार्थ का बना होता है। आगे लिखेंगे कि लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी
पर रखी वस्तुओं पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये क्या था भाई, आपका क्या था, लेंस था। क्या था, लेंस। तो लेंस क्या करता है, इसकी आपने चर्चा कर ली है कि लेंस हमारा जो है ये उत्तल लेंस होता है और प्रकाश को रेटिना पर अभिकर्षित करता है। रेटिना पर क्या करता है, अभिसरित करता है। देखो ये हमारा लेंस था, ये लेंस है, और ये रेटिना पर क्या करता है, इसको अभिसारित करता है, किरणों को अभिसारित करने का काम करता है। और ये क्या काम करता है, आगे इसकी बात बताई गई है कि जो ये क्या होता है, एक रेशेदार जैलवित यानी जाली जैसा पदार्थ से बना होता है, और लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में समायोजित करता है। उस दूरी को क्या करता है, समायोजित करता है। तो ये इस बात की कर ली लेंस की। आगे बात करेंगे, देखो अगला जो इसका भाग है इसकी बात करेंगे। तीसरा नंबर पे इसका जो भाग है उसकी बात करेंगे, वो है परितारिका। किसकी बात करेंगे विद्यार्थियों, परितारिका। परितारिका की बात करेंगे। वे परितारिका क्या है ना, तो देखो परितारिका क्या है, यहाँ से देखेंगे कि परितारिका कोनरे के पीछे गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ये पुतली के आकार को क्या करता है विद्यार्थियों, नियंत्रित करता है। पुतली के आकार को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। देखो चित्र के अंदर देखें, आप चित्र में देखें आपको परितारिका दिखाई दे रहा होगा, ये रहा परितारिका है, परितारिका। ठीक है, अब ये क्या करता है परितारिका, पुतली के आकार को, ये पुतली है, आप इसके पास में देखो पुतली है, इस पुतली के आकार को क्या करता है, नियंत्रण करता है। क्या करता है, नियंत्रण। और कोनरे के पीछे देखो कोनरिया है आपके, कोनरिया कहाँ पे देखा था आपने, श्वेत मंडल को कोनरे कहते हैं। इसके पीछे देखो, ये पीछे ये कोनरिया है, और इसके पीछे ये जो भाग है ये क्या कहलाता है, आपकी परितारिका कहलाएगी। क्या कहलाएगी विद्यार्थी, इसकी परितारिका कहलाएगी। जो ये पुतली के जो क्या करता है, पुतली के जो आकार है उसको क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, परितारिका के बारे में। देखो लिखो परितारिका के बारे में, लिखो क्या लिखोगे कि कोनरिया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम कोनरिया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है, डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। आ रही बात समझ में, ये किसकी बात हुई विद्यार्थियों, परितारिका की। तो परितारिका क्या था कि कोनरिया के पीछे गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतले के आकार को क्या करता है, नियंत्रण करता है। पुतले के आकार को क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, तो ये पुतले के आकार को नियंत्रित करने का काम करता है। तो कोनरे के पीछे गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतले के आकार को क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पुतले के आकार को नियंत्रण कौन करता है, परितारिका करता है। क्या करता है, परितारिका। तो परितारिका का कार्य हो गया पुतले के आकार को नियंत्रण करना। ठीक है, अगला जो भाग है इसका
अगला लिखेंगे इसका जो भाग है इसका कार्य देखेंगे। तो अगला जो भाग है उसकी बात करेंगे पुतली की। भाई पुतली आई है तो पुतली की बात कर लें, किसकी बात कर लें, पुतली। भाई पुतली क्या है देखो, ठीक है। देखो पुतली यहाँ से देखेंगे चित्र के अंदर, देखो पुतली क्या काम करती है। पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक है विद्यार्थियों, ये जो पुतली है आपकी, ये पुतली आपकी, ये देखो यहाँ पे पुतली, ये पुतली क्या करती है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को, आँख में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश है उसको क्या करती है, नियंत्रण करती है। हमारी आंखों में जब प्रकाश प्रवेश करता है, कोई भी प्रकाश प्रवेश करता है तो उसको नियंत्रण करता है कौन, पहले पुतली करती है, उसके बाद में आँख हमारा लेंस के पास आएगा, लेंस उसको पहचानने की कोशिश करेगा, मस्तिष्क में इसके कार्य वगैरह प्रतीक वगैरह भेजता है, तो उसके बाद में ये हमारे को डिटेल पता लगती है कि भाई ये चीज़ क्या है ना। उस प्रकार से हमारा शरीर, हमारी जो मस्तिष्क है वो पहचानता वस्तु को। तो सबसे पहले जो पुतली है वो क्या करती है, प्रकाश को, आने वाले प्रकाश को क्या करती है, नियंत्रण करती है। तो ये आप पुतली की बात लिख सकते हो। किसकी बात लिख सकते हो, पुतली की बात लिख सकते हो। पुतली की बात क्या होगी, पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो ठीक है भाई, लिखो आप पुतली, पुतली आँख में प्रवेश करने, पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो पुतली क्या काम करती है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करती है विद्यार्थियों, नियंत्रित करती है। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे अगला जो इसका पार्ट है वो देखेंगे। अगला जो पार्ट है इसका रेटिना, क्या है, रेटिना। देखो रेटिना की बात करेंगे, रेटिना क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझेंगे। देखो रेटिना के बारे में, तो अगला जो पार्ट है इसका अंग है यानी कि वो है रेटिना। कौन सा है विद्यार्थियों, रेटिना है। तो रेटिना की बात करेंगे। देखो चित्र के अंदर चलते हैं दोबारा से, आप चित्र के अंदर चलें। रेटिना आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ पे दिखाई दे रहा है रेटिना, तो रेटिना पर क्या बनता है, इसका प्रतिबिंब बनता है। जो हमारा जो आँखों का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, रेटिना पर ही बनेगा। ये कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है, कोमल सूक्ष्म क्या होती है, झिल्ली होती है, और सिग्नलों को प्राप्त करती है और कहाँ तक पहुँचा देती है, मस्तिष्क तक पहुँचाती है। और मस्तिष्क इन सिग्नलों का क्या करता है, व्याख्या करता है, इनकी क्या करता है, व्याख्या करता है, और वस्तु की क्या करता है, पहचान करती है। वस्तु की क्या करती है विद्यार्थियों, पहचान करती है। वस्तु की क्या करती है, पहचान करती है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो हमारा रेटिना है, क्या है, रेटिना है। तो देखो रेटिना जो हमारा दृष्टिपटल है, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, इसका प्रतिबिंब वगैरह बनता है। और ये क्या करता है, हमारी जो प्रकाश आता है उस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, उसको प्रतीकों के रूप में ग्रहण करता है और उनको क्या करता है, मस्तिष्क में भेज देता है। उनको कहाँ भेज देता है, मस्तिष्क में भेज देता है। और मस्तिष्क क्या करता है, इनको अपने व्याख्या करता है, इनको क्या करता है, इन प्रतीकों की क्या करता है, व्याख्या करता है, और वस्तु की क्या करता है, पहचान करता है। तो इसके बारे में आप लिखेंगे पहले, रेटिना के बारे में ना, लिखा दें विद्यार्थियों। तो रेटिना के बारे में लिखो, देखो लिखो यह एक कोमल, तो यह एक कोमल, क्या है, यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली, यह एक सूक्ष्म कोमल झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक
अधिक संख्या में। यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। 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 अधिक संख्या में क्या होती हैं भाई? प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? सक्रिय हो जाती हैं। सक्रिय, देखो प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? सक्रिय हो जाती हैं। जब ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं और यह सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। कहाँ तक पहुंचा दिए जाते हैं सिग्नल? मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। यानी कि प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? सक्रिय हो जाएंगी और ये विद्युत सिग्नल पैदा करेंगी और ये सिग्नल क्या होते हैं? दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। अब मस्तिष्क क्या काम करता है इन सिग्नलों का? देखो देखो ये मस्तिष्क से यहाँ पे इस तरह का गलत है तो इस मस्तिष्क से ऐसे आएगा। मस्तिष्क ऐसे लिखेंगे। देखो आज क्या है, ये जो मिटाने वाला है आपका ये थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा ना इसका। देखो विद्यार्थियों काम बहुत कम कर रहा आज है ना, तो मिटन नहीं रहा इसका, तो तब जाके कोई गलत भी लिख जाता है ना कई बार जल्दीबाजी के अंदर, शब्द कई बार गलत लिख जाता है तो इसको मिटान के सही लिख देते हैं। लेकिन आज क्या है, ये मिटाने वाला सिस्टम है ना, ये क्या है थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आज सही तरीके से ये मिटा नहीं पा रहा है ना। देखना पड़ेगा भाई इसमें क्या मिस्टेक है, तो वीडियो के बाद में ही देखा जाएगा कि ये क्या इसमें क्या हो गया ऐसा कि ये मिटन नहीं पा रहा है ना। तो आप एक बार काम चलाएंगे, इससे समझ तो चुके होंगे कि क्या मैं क्या कहना वाला हूँ ना। तो आप यहाँ लिखेंगे तंत्रिकाओं द्वारा, यहाँ भी क्या था मस्तिष्क था ना, ऐसे आएगा मस्तिष्क तक पहुँचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है। क्या करता है? इनकी व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं और हमें वस्तुएं दिखाई देती
हैं। तो किस प्रकार से वस्तुएं दिखाई देती हैं आप लोग समझ गए होंगे कि जो रेटिना है ये कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है, इसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं हैं वो अधिक संख्या में पाई जाती हैं और प्रदीप्त होने पर प्रकाश क्या करता है, प्रकाश सुग्राही जो कोशिकाएं हैं वो सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। अब विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं और ये सिग्नल क्या करते हैं, दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क क्या करता है, इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और वस्तुओं की हमें क्या करता है, पहचान करवाता है। वस्तुओं की क्या करवाता है विद्यार्थियों, पहचान करवाता है। ठीक है, तो वस्तुओं की हमारे को क्या करवाता है, पहचान करवाता है। ठीक है, आगे बात करने वाले हम, देखो इसका ही अगला पॉइंट लिखेंगे, आगे इसका बात करेंगे। अगला जो पॉइंट है इसका दूरबिंदु, क्या है, दूरबिंदु। देखो भाई नेत्र से संबंधित है दूरबिंदु, तो ये दूरबिंदु क्या होता है, एक निकट बिंदु क्या होता है, दूरबिंदु क्या होता है और निकट बिंदु क्या होता है नेत्र का, तो वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। दूरबिंदु, पहले तो किसकी बात कर लें, दूरबिंदु की। नेत्र का जो दूरबिंदु है वो क्या होता है, नेत्र का जो दूरबिंदु है वो क्या होता है, इसी का पार्ट है, इसमें करेंगे, नेत्र की कार्यविधि में करेंगे सब चीज़ें ना। तो दूरबिंदु को कहते हैं 4 पॉइंट, क्या कहते हैं भाई, 4 पॉइंट कहते हैं। देखो दूरबिंदु, अब दूरबिंदु क्या होता है ध्यान देंगे, ये होता है कि नेत्र से वह दूरबिंदु जहाँ तक हम वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, यानी कि हमारी आंखों से वह दूर तक, मतलब जितनी दूर तक जा सके, जहाँ तक हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तो वो हमारी आंखों का क्या कहलाएगा, दूरबिंदु कहलाएगा। जहाँ तक जितनी दूरी तक हमारे को वस्तु दिखाई देती है वह बिंदु क्या कहलाएगा, दूरबिंदु। देखो विद्यार्थियों, हम अगर सीधी रेखा में देखते चलें तो हमारे को अनंत दूरी तक क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसकी कोई सीमा थोड़ी है कि किसी व्यक्ति को 25 दिखाए, 30 है, अनंत दूरी तक हम, अगर हम हमारी आंखें क्या है, सही है, तो हम अनंत दूरी तक क्या कर सकते हैं, वस्तु को देख सकते हैं। तो याद रखेंगे जो दूरबिंदु होता है वो अनंत दूरी पर होता है। कहाँ पे होता है, अनंत। आपको कई बार क्वेश्चन पूछा है कि मानव का दूरबिंदु, मानव नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, अनंत दूरी पर। कितना होगा, अनंत दूरी पर होगा। पहले इसकी परिभाषा लिख लें भाई, परिभाषा क्या होती है दूरबिंदु की, है ना। तो दूरबिंदु की परिभाषा देखेंगे, लिखेंगे आप, परिभाषा लिखेंगे, लिखो वह दूरतम बिंदु, वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, सुस्पष्ट देख सकता है, सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, दूरबिंदु कहलाता है। नेत्र का क्या कहलाता है विद्यार्थियों, दूरबिंदु कहलाता है। अब सामान्य नेत्र के लिए दूरी जो होती है अनंत दूरी पर होता है। ये सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कहाँ होता है, अनंत पर। तो ये बात भी आप लिख लेंगे आगे, तो ये बात समझ में आगे होगी आपको। ठीक है, तो आगे देखो यहाँ तीर का निशान लगा के आप लिख सकते हो कि सामान्य नेत्र के लिए ना, सामान्य का मतलब होता है जिसकी आंखें सही हैं सब, है ना। तो सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत दूरी पर होता है। कहाँ होता है, अनंत दूरी पर होता है। हारी बात समझ में। तो ये दूरबिंदु था आपका, क्या था विद्यार्थियों, दूरबिंदु था। तो दूरबिंदु क्या होता है
कि जहां तक हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई दे। नेत्र का वह दूरतम बिंदु, दूरतम का मतलब वह दूर से दूर बिंदु जहां तक वस्तु सुस्पष्ट दिखाई देती है वह नेत्र का दूर बिंदु कहलाएगा। और वस्तु जो सामान्य नेत्र होते हैं उनके लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत दूरी पर होता है। कहाँ पे होता है? अनंत दूरी पर होता है। तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत दूरी पर होता है। कहाँ पे होता है? अनंत दूरी पर होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे निकट बिंदु की बात करेंगे। किसकी बात और कर लें? देखो निकट बिंदु की, इसी में आएगा आगे, इसी में भी हेडिंग के लगा कि ये नेत्र से ही संबंधित बातें चल रही हैं, नेत्र से संबंधित ही बातें चल रही हैं, तो आगे लिखेंगे निकट बिंदु की बात कर लेते हैं। निकट बिंदु, देखो निकट बिंदु क्या है? निकट का मतलब वह न्यूनतम दूरी जड़ तक पास, जति पास तने आप वस्तु ने देख सका, जति पास आप वस्तु ने देख सका बाद दूरी काई कहलावली? निकट बिंदु कहलावली। और सामान्य नेत्र के लिए जो दूरी होती है ना 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर अगर निकटतम दूरी है तो भीड़ तक तो आप वस्तु ने देख सका जा। देखो विद्यार्थियों, मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में समझाऊंगा। देखो एक बार आपको मैं यहाँ से मेरी फोटो लगा के समझा रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना। तो देखो ये आंखें, हमारी आंखें सामने दिखाई दे रही है, मैं आपको चित्र के द्वारा समझा रहा हूँ कि जितनी पास में हम वस्तु को देख सकते हैं, जितनी पास हम वस्तुओं को ऐसे देख सकते हैं, तो वह दूरी क्या कहलाएगी आपकी? वह दूरी कहलाएगी निकट बिंदु। क्या कहलाएगी? निकट। और दूर से दूर जा रही है, कितनी दूर से दूर? अनंत दूरी पर, अनंत दूरी पर जा रही है, तो वह दूरी क्या कहलाएगी आपकी? वह दूरी आपकी कहलाएगी दूर बिंदु। क्या कहलाएगी? दूर बिंदु तो आपकी अनंत होती है। कहाँ होती है? अनंत। लेकिन ये जो दूरी होती है, जो पास, अरे किताब ना पास कर फटा ना, कई बार आपने पास कर लिया, यहाँ कर लिया पास करना है, और पास कर फट रहे आप आराम से, तो कई बार आप कन्न 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 कर लिया बिना आख्या का पास में, लेकिन दिखाई कौन दे? तो बाद दूरी कौन है? जड़ तक अपने साफ दिखाई दे निकटतम बिंदु, तो बाद दूरी कहलावली निकटतम बिंदु। क्या कहलाएगी? निकटतम बिंदु कहलाएगी। आ रही बात समझिए? तो वो क्या कहलाएगी आपकी? निकटतम बिंदु कहलाएगी। क्या कहलाएगी विद्यार्थियों? निकटतम बिंदु कहलाएगी। तो ये बात समझ में आ गई होगी निकटतम बिंदु क्या है। तो लिखो वह न्यूनतम दूरी, लिखो वह न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी, जिस पर रखी, जिस पर रखी कोई वस्तु, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के, बिना किसी तनाव के ना, कोई वस्तु बिना कोई तनाव के, बिना कोई तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, क्या होती है? जा सकती है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। आगे बात समझे? तो ये याद रखेंगे कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना कोई तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहलाते हैं। अब सामान्य जो नेत्र होता है, सामान्य नेत्र के लिए ये निकटतम बिंदु, तो ये लिखेंगे सामान्य, यह है सामान्य नेत्र के लिए यह सामान्य नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है। ये सामान्य नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है आपकी निकट बिंदु। तो निकट बिंदु का मान कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तो आप वस्तु को देख सकते हो, इसके अगर पास में ले जाओगे तो आप वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो ये सामान्य नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होती है। ठीक है, इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। तो याद रखेंगे इसे क्या कहते हैं, आप लिखो, ये इसे
इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। ये भी याद रखेंगे, इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। तो ये विद्यार्थियों आपका क्या हो गया, निकट बिंदु हो गया है, दूर बिंदु हो गया है। समझ में आ गया होगा। अब देखो इस पार्ट में हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद में ये आपका पार्ट क्या करवा देंगे, कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक पार्ट आपका इसका कंप्लीट हो जाएगा, यानी पार्ट, पूरा पार्ट नहीं पार्ट बोलते हैं इसको ना, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा पार्ट देखेंगे, उसमें क्या देखेंगे, दृष्टि दोषों से संबंधित बातें देखेंगे। आँख की जो हमारी जो आँखें हैं उनके जो दोष होते हैं, उनकी जो बीमारियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक और देख लें, काफ़ी है फिर इस वीडियो में, है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे वीडियो को ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब देखो इसमें एक टॉपिक और लिखेंगे आप, इसी में समंजन क्षमता। समंजन क्षमता, समंजन क्षमता क्या होती है विद्यार्थियों, कि अभिनेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है उसकी। ठीक है, और लेंस की वक्रता पक्षामी पेशी द्वारा नियंत्रित की जाती है। पक्षामी जो पेशी हैं उनके द्वारा क्या की जाती है, उसको नियंत्रित की जाती है फोकस दूरी को। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लिखने वाले हैं इसमें कि भाई जो समंजन क्षमता है वो क्या होती है। तो समंजन क्षमता क्या है विद्यार्थियों, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को क्या कर लेता है, समायोजित कर लेता है। अपनी फोकस दूरी को क्या कर लेता है, समायोजित कर लेता है, समंजन कहलाती है। और लेंस की वक्रता पक्षामी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। तो इसमें लिखेंगे आप कि अभिनेत्र लेंस वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, क्या लिखा, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। समंजन कहलाती है, समंजन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, समंजन कहलाती है। आगे लिखेंगे इसमें कि लेंस की वक्रता पक्षाम्बी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो ये समंजन क्षमता थी हमारी कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है और समंजन क्षमता कहलाती है। और लेंस की जो वक्रता पक्षाम्बी पेशियों द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती है। अब ये पक्षाम्बी पेशियां किस प्रकार से इनको नियंत्रित करती हैं, इनकी चर्चाएं हम करने वाले हैं। ठीक है, इसी पार्ट में देखो छोटा सा 1 मिनट का ही है कि पक्षाम्बी पेशियां किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो देखो विद्यार्थियों अगले पार्ट में देखें, अगले पेज पे देखें आप इसको, देखो मैं लिख रहा हूँ, जैसे लिखेंगे आप, जैसे ये आपकी क्या है,
पक्षाम्बी पेशी, पक्षाम्बी पेशियाँ ही है ना। अब ये क्या करती हैं, अगर ये क्या हो रही हैं, ध्यान से देखेंगे, अगर पक्षाम्बी पेशियाँ क्या हो रही हैं, शिथिल हो रही हैं, क्या हो रही हैं विद्यार्थियों, शिथिल होती हैं, ये समझेंगे आप, क्या हो रही हैं, शिथिल हो रही हैं, ठीक है। शिथिल होती हैं तो लेंस पतला होता है, कैसा हो जाएगा लेंस आपका, लेंस पतला पतला हो जाता है, लेंस कैसा होता है, पतला हो जाता है। और लेंस पतला हो जाएगा तो आपकी जो फोकस दूरी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाती है। एक बात तो ये कंप्लीट हो गई। दूसरी बात करें, इधर ध्यान देंगे, ये भी अब की बार क्या है, देखो ध्यान से समझेंगे इसको, पक्षाम्बी पेशियाँ, अब पक्षाम्बी पेशियाँ अब की बार क्या हो रही हैं, सिकुड़ती हैं। अगर शिथिल की जगह क्या हो रही हैं, सिकुड़ती हैं। ध्यान देंगे विद्यार्थियों, क्या हो रही हैं, सिकुड़ती हैं, ठीक है। अगर ये सिकुड़ रही हैं तो फिर ये जो लेंस होगा आपका वो कैसा हो जाएगा, लेंस आपका जो लेंस होगा वो कैसा हो जाएगा, लेंस मोटा हो जाता है, लेंस मोटा हो जाता है। लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी है ना आपकी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, फोकस दूरी कम हो जाती है ना, फोकस दूरी कम हो जाती है। ये बात आप याद रखेंगे। पक्षाम्बी पेशियाँ देखो फोकस दूरी को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, उसको किस प्रकार से नियंत्रित करती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पक्षाम्बी पेशियाँ अगर शिथिल होती हैं तो लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी आपकी बढ़ जाएगी। और पक्षाम्बी पेशियाँ हैं वो अगर सिकुड़ती हैं, क्या होती हैं विद्यार्थियों, अगर सिकुड़ती हैं तो लेंस आपका क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, जिससे फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के पार्ट में इतना ही देखेंगे ना, इसके बाद हम दृष्टि दोषों की बात करेंगे। तो आज के पार्ट में इन्हीं की बात करेंगे। तो ये काफ़ी है आज लेंस, जो नेत्र लेंस है इससे संबंधित जो भी बातें थी हमने कर ली है। अब नेत्र लेंस के जो दोष हैं वो एक पार्ट में कंप्लीट करेंगे, अगले पार्ट में नेत्र लेंस से दोष हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं उनकी चर्चा हम दोबारा से करने वाले विद्यार्थियों। तो देखो विद्यार्थियों, आज हमने स्टार्ट किया था अध्याय नंबर 11वां स्टार्ट किया था, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार की बात करेंगे। तो मानव नेत्र की ही बात की है हमने, शुरुआत में मानव नेत्र की बात की है। तो मानव नेत्र क्या था, इसकी बात की है कि एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय होता है और हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। ये संसार को देखने योग्य हमारे को बनाता है, रंगों की जानकारी, पहचान, वस्तुओं की पहचान, ये सभी करवाता है। नेत्र क्या होता है, गोलक में स्थित होता है। नेत्र क्या होता है, गोलक में स्थित होता है। और जो नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, व्यास होता है। ये इसका चित्र है भाई, ये चित्र आप बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद में हमने लिखा मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य लिखे। तो मानव नेत्र के विभिन्न भाग देखे, जैसे श्वेत मंडल देखा, तो श्वेत मंडल जैसे इसको कहते हैं कोनरिया। तो ये नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है और नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कोनर के बाहरी पृष्ठ पर होता है, ठीक है। तो ये एक उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है, उत्तल लेंस। देखो लेंस की बात करेंगे, लेंस क्या होता है, एक उत्तल लेंस होता है इसमें, और ये प्रकाश को रेटिना पर क्या करता है, प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है। और ये एक रेशेदार जहलीवर्त पदार्थ का बना होता है जो लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी को सूक्ष्म समायोजित कर लेता है ना। फिर परितारिका की बात करें तो परितारिका क्या होता है, कोनरे के पीछे गहरा पेश या डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली क्या होती है, पुतली आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली क्या करती है, आंख में जो प्रवेश करता है प्रकाश उसकी मात्रा को क्या करती है, नियंत्रित करती है। रेटिना जो होता है हमारा, ये क्या करता है भाई, रेटिना क्या करता है, ये एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। क्या होती है, कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। रेटिना है ये कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं वो अधिक संख्या में पाई जाती हैं और प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। क्या करती हैं, विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। और ये सिग्नल
तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं और मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और वस्तुओं को देख पाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इसके बाद हमने नेत्र का दूर बिंदु देखा, तो वह दूरतम बिंदु जिस तक हम कोई वस्तु को देख सकते हैं, सुस्पष्ट देख सकते हैं, तो नेत्र का वो क्या कहलाएगा, दूर बिंदु कहलाएगा। जड़ तक आप वस्तु ने साफ सुथरी देख सका, जड़ तक आप वस्तु ने साफ सुथरी देख सका, वह बिंदु क्या कहलाएगा, दूर बिंदु। और दूर बिंदु होता है ना, वो कितना होता है विद्यार्थियों, अनंत होता है। तो ये कंफ्यूज मत होना, आपको अनंत बिंदु कौन सा होता है, आपका दूर बिंदु। और 25 सेंटीमीटर बोले तो 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, निकट बिंदु हो जाएगा। तो ये सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। और वह न्यूनतम दूरी, देखो वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना कोई तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, वह नेत्र निकट बिंदु कहलाएगा। और सामान्य नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है। सामान्य नेत्र के लिए दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा कि समंजन क्षमता क्या होती है। अभी नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को क्या कर लेता है, समायोजित कर लेता है, समंजन कहलाती है। और जो लेंस होता है, लेंस की जो वक्रता है ना, वक्रता पक्षांबी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो पक्षांबी पेशियों द्वारा नियंत्रित किस प्रकार से की जाती है, इसकी चर्चा हमने इसमें की है। भाई पक्षांबी पेशियों द्वारा किस प्रकार से नियंत्रित की जाती है, देखो कैसे की जाती है। ये पक्षांबी पेशियाँ ऐसी तिल हो जाती हैं तो लेंस पतला हो जाएगा और फोकस दूरी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और पक्षांबी पेशियाँ अगर सिकुड़ती हैं तो लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, जिससे फोकस दूरी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम। तो ये याद रखेंगे, फोकस दूरी कब बढ़ेगी, कब कम हो जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के पाठ में इतना ही देखेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।